नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार वाकोलिया और मैं आज आपके साथ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के स्रोत राजस्थान इतिहास के स्रोत, ये हमारे टॉपिक का नाम है। उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो ये एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है रीट 2023 में आया हुआ, अचलदास खिच्चीरी वचनिका, ये रचना का नाम है। ये रचना का नाम है। इसमें कथन दिया मैं किणारे जुद्रो बरणाव हुयो है, यानी इस रचना में कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका हिंदी में मतलब है कि इस रचना में कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है। विकल्प देखते हैं। एक नंबर है अचलदास खिच्ची अर महमूद सारे, रे का मतलब है मध्य, यानी इस कथन का मतलब है अचलदास खिच्ची और महमूद सा के मध्य। ठीक है, यही बात रे के और अर के बीच लागू होगी। अचलदास खिच्ची अर होसंग सहारे, अचलदास खिच्ची अर शेर शाह सूरी रे, अचलदास खिच्ची अर जहांगीर रे, यानी चार विकल्प है। तो इस रचना में कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है? अचलदास खिच्ची अर होसांग सहारे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। व्याख्या देखते हैं इसकी। शिवदास गाडेर द्वारा रचित डिंगल भाषा में रचित अचलदास खिच्चीरी वचनिका में मांडू के सुल्तान होसांग शाह व गागरोन के शासक अचलदास खिच्ची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये सीधी सी बात है कि ये एक रचना है जिस रचना के अंदर दो राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछुआ शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। एक नंबर है विजयशाही, दो नंबर है दिनार, तीन नंबर है बिलाड़ी, चार नंबर है झारशाही। यानी जयपुर के शासकों ने जब मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे तब उन्होंने अपने राज्य या अपनी रियासत में कौन से सिक्के जारी किए थे? तो इसका उत्तर होगा झारशाही। अब झारशाही सिक्कों के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। मुगल शासकों के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों को अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति अन्य राज्यों से पहले मिल गई थी। यानी जयपुर के शासकों ने जब मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे, राजस्थान की और रियासतों के मुकाबले जयपुर रियासत को टकसाल खोलने की अनुमति सबसे पहले मिल गई थी। ठीक है, यहाँ के सिक्के झारशाही सिक्के कहलाते थे। क्यों कहलाते थे झारशाही सिक्के? क्योंकि इसमें लिखा है सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़, यानी सिक्कों पे 6 टहनियों के झाड़ बने हुए थे, इसलिए इन्हें झारशाही सिक्के कहलाते थे। जयपुर का एक अन्य सिक्का हाली कहलाता था, हाली। अब अन्य राजस्थान यानी राजस्थान की अन्य रियासतों के प्रचलित सिक्के, जोधपुर विजयशाही, भीम शाही, गजशाही, मेवाड़ का चित्तौड़ी बिलाड़ी, मुगली सिक्का एलिची, स्वरूप शाही, बीकानेर का गजशाही, आलम शाही और जैसलमेर का अखे शाही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, विरुद्ध छतहरी राव रचनाकार रो नाम, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस रचना का रचनाकार कौन है। रचना का नाम है विरुद्ध छतहरी, इस रचना का रचनाकार कौन है? ये मारवाड़ी भाषा में पूछा गया प्रश्न है, ये भी रीट 2023 में आया हुआ था। श्रीधर व्यास एक नंबर, दो नंबर राठौड़ पृथ्वीराज, तीन नंबर दुर्सा आडा, चार नंबर सूर्यमल मिश्र। तो इसका विकल्प है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छत्री किरतार बावनी की रचना की, यानी ये इनकी दो रचनाएं हैं जिनकी रचना की। ये अकबर के दरबार में रहते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा के आजकल प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो ये प्रश्न है राजस्थानी भाषा का रीट 2023 का। ठीक, तो इसमें प्रश्न देखिए, राजस्थानी शब्दकोश में त्यार करणे रो महताऊ काम कुण करियो है। तो राजस्थानी शब्दकोश को किसने तैयार किया है? प्रश्न सीधा है कि राजस्थान शब्दकोश को किसने तैयार किया है। विकल्प देखेंगे, मनोहर शर्मा, सीताराम, कृपाराम खड़िया, परकती काव्य। ठीक है, ये चार विकल्प है, तो इनमें अपना उत्तर होगा सीताराम लालस। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रास श्री कथा के नायक नायिका हैं। अब ये बिसलदेव रासो यानी बिसलदेव रास या बिसलदेव रासो की रचना में नायक और नायिका कौन है? राजा बिसलदेव और रानी राजमती, राजा बिसलदेव और रानी तारामती, राजा बिसलदेव और रानी भागमती, राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती। तो इस रचना के अंदर है राजा बिसलदेव और रानी राजमती। राजा बिसलदेव का एक अन्य नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ, चौहान काली शासक। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिसलदेव रासो की रचना है जिसमें बिसलदेव सांबर के शासक व भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शिलालेख के बारे में प्रश्न है, ये आया हुआ आरपीसी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी 2022 में। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? घटियाला शिलालेख, तो इसमें गुहिलोत मेवाड़ के,
कछुआ जयपुर के, सिसोदिया मेवाड़ के, मंडोर के प्रतिहार। ठीक है, तो इसका उत्तर है मंडोर के प्रतिहार। गटियाला शिलालेख 1861 ईस्वी जोधपुर। यह शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कुकुक के समय में लिखा गया। इस शिलालेख के लेखक मातृ रवि नामक मग ब्राह्मण तथा उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। इस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों की ब्राह्मण वंशीय इस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ठीक है, तो इस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया है? ब्राह्मणों के वंशज। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? एक है नांदसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। यानी 4 विकल्प है अपने पास, नांदसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। तो इसका उत्तर होगा गोसुंडी। व्याख्या, गोसुंडी शिलालेख यह नगरी चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा ईस्वी पूर्वी 2री शताब्दी में गजवंश के पराशरी पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का उल्लेख है। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो ये देखिए, यह अभिलेख कौन सा है? भागवत धर्म से संबंधित है। यह अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित है और यह कहां पे है? गोसुंडी में, गोसुंडी शिलालेख। ठीक, यह नगरी चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? नगरी, उसके पास में है। तो और इस शिलालेख में लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है, मान मोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? सीधा प्रश्न है, मान मोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब विकल्प देखिए, हम सामने देखते हैं, बात करते हैं मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, पाली। यानी हमें मान मोरी शिलालेख के बारे में बताना है कि वो कौन से क्षेत्र में है। तो ये कहां पे है? मान मोरी, चित्तौड़गढ़। तो अब इस शिलालेख के बारे में मान मोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ 713 यह शिलालेख मौर्य वंश से संबंधित है। रचयिता पुष्य नागभट्ट का पुत्र, उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। इस शिलालेख के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माता चित्रांग मौर्य है। इसमें 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज एवं मान के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से हमें समुद्र मंथन, अमृत मंथन की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टॉम ने इंग्लैंड जाते समय भारी होने की वजह से इसे समुद्र में फेंक दिया था। यानी यह शिलालेख वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसे समुद्र में फेंकने से पहले उसने इसकी प्रतिलिपि बनाई थी। वो प्रतिलिपि हमें आज मिलती है, तो उसके आधार पर हमें इस शिलालेख के होने का प्रमाण मिलता है, ये जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? यानी इस एक रचना का नाम है कि दस्तूर कोमवार। रचना का क्या नाम है? दस्तूर कोमवार। इसमें राजस्थान के किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है? विकल्प देखते हैं, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। इसमें किसका मिलता है? जयपुर का। इसकी व्याख्या देखते हैं, जयपुर रियासत में वर्णानुक्रम से वर्षों के अनुसार जिल्दों में 32 खंडों में उपलब्ध राज कार्य का विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड दस्तूर कोमवार के नाम से जाना जाता है। इसमें जातियों, व्यवसायों, विशिष्ट सुविधाओं आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। दस्तूर कोमवार में जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट उपहार, युद्ध आदि में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का वर्णन भी मिलता है। इससे इनमें हमें तात्कालीन आभूषणों, वस्त्रों, उत्सवों, पर्वों आदि के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। यानी ये जयपुर रियासत के आर्थिक लेखा जोखा बही खाता टाइप का ये एक रचना है जो 32 खंडों में है। यानी कितने खंड है? 32। इसमें विभिन्न समय के राजाओं के समय जितने आर्थिक कर लगाए जाते थे या कौन सी जातियां कौन सा कार्य करती थी, इसके बारे में हमें इस रचना में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, नाथ प्रस्तुति राजस्थान में किस रियासत से संबंधित है? तो इसमें विकल्प है, जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़। उत्तर आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ वनपाल द्वितीय पारी 2022। उत्तर है मेवाड़। व्याख्या देखेंगे, नाथ प्रस्तुति मेवाड़ की रियासत से संबंधित है। इस रचना में 971 ईस्वी विक्रम संवत कितनी 1028 में नरवाहन के काल में संस्कृत भाषा में वेद्यांग मुनि के शिष्य अम्र कवि के द्वारा की गई यह प्रस्तुति एकलिंगनाथ मंदिर से कुछ ऊपर लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुई है। इस प्रस्तुति में बप्पा रावल, ध्यान रखना, बप्पा रावल नरवाहन शासकों का वर्णन मिलता है। इस प्रस्तुति में नागदा नगर व उसके समय में स्त्रियों के आभूषणों का वर्णन भी मिलता है। तो ये प्रस्तुति है कहाँ पे है? मेवाड़ में। मेवाड़ में कहाँ पर है ये? मेवाड़ में कहाँ पर है? ध्यान से देखो, एकलिंगनाथ मंदिर से कुछ ऊपर लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है अपना,
मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाल, बरनाला, बड़वा, बेराट। यानी दोबारा देखेंगे, बड़ली, बरनाला, बड़वा, बेराट। उत्तर है बड़वा। व्याख्या, बड़वा स्तंभलेख मोखरी शासकों का प्राचीनतम अभिलेख है। कौन से शासकों का है? मोखरी का। ध्यान रखना इस बात को। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी हमें यह बताना है कि राजस्थान में विभिन्न समय के हमें जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों में कौन सी जाति के सिक्के हमें अधिक मिले हैं, और वो उस जाति की विशेषता क्या है? गणतांत्रिक। गणतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक। तो योधे, मालवा, अर्जुनाय, राजन्य। तो हम देखेंगे चार जनजातियों के नाम दिए गए हैं। तो उनमें कौन सी जनजाति के सर्वाधिक मिले हैं? मालवा के। मालवा जनपद जयपुर तथा टोंक में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी टोंक थी। सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के नगर रेड से प्राप्त हुए हैं। रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहते हैं? रेड। अगला प्रश्न देखेंगे, बरली शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। यानी देखिए, पूरे भारत में शिलालेखों का स्थायी रूप से जनक सम्राट अशोक को माना जाता है, लेकिन कुछ शिलालेख अपवाद स्वरूप हमें दो चार ऐसे मिल जाते हैं जो अशोक से पहले के थे, सम्राट अशोक से पहले के थे। तो पहला शिलालेख का क्या नाम है? बरली शिलालेख। कहां से? अलवर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। कहां से मिला है? अजमेर से। प्रश्न आया हुआ है जेईन 2022 में। बरली शिलालेख अजमेर 243 ईस्वी पूर्व, यानी ये ईसा के 443 ईस्वी पूर्व का है, जिसमें गौरी शंकर ओझा ने खोजा था। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आगे का हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमचा शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, करौली के सिक्के माणक शाही। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मदन शाही। मदन शाही धौलपुर। मदन शाही सिक्के झालावाड़ के। कहाँ के हैं ये सिक्के? झालावाड़ के। झालावाड़। कहाँ के सिक्के? झालावाड़ के। सालिम शाही, मुबारक शाही कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के। अगला प्रश्न है अपना, राज प्रस्तुति की रचना किसने की? किसकी रचना? राज प्रस्तुति की रचना किसने की? तो अपने पास है कुमारिल भट्ट, रणछोड़ भट्ट, मांडन, महाराणा कुंभा। यानी इस राज प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। व्याख्या देखेंगे, राज प्रस्तुति 1676 में माघ पूर्णिमा के दिन रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई। इसके उत्कीर्णकर्ता गजधर मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव सुंदर लालो आदि थे। यह राजसमंद झील राजसमंद की 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण है। यह 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। किसकी? राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की। यह संस्कृत भाषा में है तथा कुछ पंक्तियां हिंदी में भी है। यानी पूरा संस्कृत में है, लेकिन कुछ पंक्तियां किस भाषा में है? हिंदी भाषा में भी है। इसमें काव्य के सर्ग 24 तथा 1106 श्लोक है। इसमें 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। इसमें किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती व मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के विवाह का वर्णन है। इसमें कहा गया कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत में किया गया है। इस प्रस्तुति को मेवाड़ का लघु इतिहास भी कहा जाता है। यानी राज प्रस्तुति के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये एक तो विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है, और इसमें किसमें? औरंगजेब और राजसिंह के मध्य जो चारुमती को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? यानी हमें 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं और इसमें कौन सी रचना चक्रपाणि मिश्र ने नहीं लिखी है? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राजाभिषेक पद्धति, देव मूर्ति प्रकरण। तो 4 विकल्प में कौन सा होगा? देव मूर्ति प्रकरण। यह रचना चक्रपाणि मिश्र ने नहीं की है। तो देखते हैं चक्रपाणि मिश्र कौन था? चक्रपाणि मिश्र कौन था? मथुरा निवासी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। विश्व वल्लभ 9 अध्याय है, मुहूर्त माला ज्योतिष ग्रंथ है, राजाभिषेक पद्धति व्यवहारादर्श। चक्रपाणि ने विश्व वल्लभ में वराह मिहिर कृत व्रत संहिता की सामग्री का उपयोग
किया है या ली है। चक्रपाणी मिश्र द्वारा उल्लेखित हरवा से तात्पर्य है विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दशा और गहराई को बताना। विश्ववल्लभ में जलाशयों के निर्माण पद्धति का उल्लेख है। 10 प्रकार के कूप, कुएं व 6 प्रकार के सरोवरों का उल्लेख है। विश्ववल्लभ की में स्थापत्य का भी उल्लेख है। देव मूर्ति प्रकरण की रचना मंडन ने की है। देव मूर्ति प्रकरण की रचना किसने की है? मंडन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? पहला विकल्प प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श, वास्तुसार, वास्तु मंजरी। तो इसमें किस रचना की रचना मंडन ने नहीं की है? हम देखते हैं तो इसमें है व्यवहार दर्श। अब देखते हैं मंडन के बारे में। मंडन सूत्रधार मूल स्वरूप से गुजरात का निवासी था। महाराणा कुंभा का प्रधान सूत्रधार, मूर्ति शास्त्री, वास्तुकार। मंडन ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। राजवल्लभ मंडन कुंभलगढ़ में लिखा गया, जिसमें 14 अध्याय 1472 श्लोक भारत में पहली बार 1854 में प्रकाशन में आया। इसमें दुर्गों की रक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले आयुधों व यंत्रों का उल्लेख है। राजवल्लभ मंडन के 5 भाग हैं। स्वरूप मंडन मूर्ति निर्माण की आवश्यक सामग्री का उल्लेख, रूपावतार मंडन मूर्ति निर्माण में संबंधित जानकारी, प्रसाद मंडन मंदिर निर्माण, प्रसाद मंडन राजभवन आवासीय, वास्तु मंडन विभिन्न लेख वास्तु से संबंधित, वास्तुसार दुर्ग भवन नगर निर्माण, शकुन मंडन ज्योतिष, कोद मंडन धनुष विद्या, वेद मंडन आयुर्वेद, वास्तु मंजरी देवमूर्ति प्रकरण। तो इसमें हमें वास्तुसार को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें दुर्ग भवन नगर निर्माण की जानकारी आती है और इनका दुर्ग एक राजा के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। 7 अंग बताए हैं, उनमें दुर्ग भी एक अंग माना गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको समझना यहाँ यह है कि हमें जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं उन प्रश्नों को हमें जल्दी जल्दी रिवाइज मारना है, क्योंकि ये प्रश्न या तो आ चुके हैं एग्जाम में या आने की संभावना है। साथ में उनके विकल्पों को ध्यान में रखना है, ताकि अगर ऐसा कोई विकल्प हमारे सामने भविष्य में आए तो हम उसे देखकर पहचान सकते हैं कि शायद ये विकल्प हमने देखा है। तो अगला प्रश्न है डिंगला। अगला प्रश्न है डिंगला, भिंडरिया व नाथ द्वारिया। अब ये 3-4 नाम दे दिए हमें, पूछ रहा है आगे पूछने दिया क्या है। इन डिंगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के तांबे के सिक्के। कौन से सिक्के? तांबे के। मेवाड़ की ओडनियों के नाम, मेवाड़ की दरपट्टियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो डिंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, ये क्या है? मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ में चलने वाले तांबे के सिक्के डिंगला बिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, बीडरिया आदि नामों से प्रसिद्ध है। तांबे के सिक्कों को कृष्णापण कहा जाता है। चांदी के सिक्के द्रम व रूपक कहलाते हैं। मेवाड़ के क्षेत्रों में हुनों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्कों को गदिया मुद्रा भी प्राप्त हुई है। शाह आलमी प्रकार का चांदी का सिक्का रुपया भी चित्तौड़ में प्रचलित था। हमारे पास छोटा सा एक प्रश्न है जिसे हमने, अगला प्रश्न है अपराजित के शिलालेखों के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? यानी अपराजित शिलालेख के रचयिता कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। तो इसका लेखक कौन है? दामोदर। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी राजस्थान के उदयपुर जिले के नागदा गांव के निकट कुंडलेश्वर मंदिर की दीवार पर मिला, जिसमें मेवाड़ में गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का उल्लेख है। यह कुटिल लिपि, कौन सी लिपि है? कुटिल लिपि संस्कृत भाषा में। इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इसके रचयिता दामोदर थे। अगला प्रश्न है पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व स्वरूप का उल्लेख मिलता है। यानी क्या है? पशुपत संप्रदाय से संबंधित किसका? गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत शिलालेख 973, बिजोलिया शिला अभिलेख 1170, सारणेश्वर प्रस्तुति 953, रणकपुर प्रस्तुति 1439। तो इसका उत्तर है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कहाँ है? सिक्कर में। हर्ष पर्वत शिलालेख हर्षनाथ मंदिर की प्रस्तुति 973 ईस्वी सिक्कर, ये रहा सिक्कर में संस्कृत भाषा में। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहान शासकों की वंशावली दी गई है। पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। गुरु विश्व स्वरूप का उल्लेख है। इसमें वागड़ के लिए वारगट, कौन सा नाम लिया है? वारगड, ठीक है, वार शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ चौहान शासक विग्रहराज के समय का है। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। रावशाही सिक्के, रावशाही सिक्के कहाँ के हैं? अलवर के।
अलवर राज्य ने 1772 से 1876 तक सिक्के चलाने वाला सिक्का रावशाही कहलाता था। इसके एक तरफ मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम, दूसरी तरफ जर्ब राजगढ़ अंकित था। क्या नाम था? जर्ब राजगढ़। यह 173 ग्रेन का सिक्का था। अलवर राज्य की टकसाल राजगढ़ में थी। अलवर में अंग्रेजी पाव अन्ना सिक्का भी प्रचलित था। धौलपुर का सिक्का तामचा शाही। करौली के सिक्के यहाँ के राजा माणकपाल ने चांदी और तांबे के सिक्के डलवाए जो माणक शाही कहलाए। भरतपुर राज्य का सिक्का शाह आलम, यह सिक्का महाराजा सूरजमल ने चलाया था। तो इसमें बाकी सिक्कों के बारे में भी हम देख रहे हैं कि करौली में कौन सा सिक्का चलता था, धौलपुर में कौन सा और भरतपुर में कौन सा, उन सिक्कों की जानकारी भी हमने सीखी। देखो ये सिक्के, अभिलेख, शिलालेख क्या होते हैं? ये होते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिनके जरिए हमें इतिहास की, बीते हुए इतिहास के बारे में हमें जानकारी पड़ती है। आगे का प्रश्न है 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? रुपए का क्या नाम है? 31 संदा। ठीक है। कुचामन, सोजत, मेड़ता, जोधपुर। उत्तर क्या है? कुचामन। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह से आज्ञा प्राप्त कर यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का चलाया, जिसे शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा हुआ है होने के कारण 31 संदा कहलाता था। इसको बोप्पू शाही और बोरसी रुपया भी कहा जाता है। यानी ये सिक्का कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह कुचामन के ठाकुर द्वारा चला गया, जिसकी आज्ञा किससे प्राप्त की थी? महाराजा मानसिंह से। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, चंदोड़ी सिक्के, अक्षयशाही सिक्के, कलदार सिक्के। तो कौन से सिक्के कहलाते हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्के का क्या होता था? पहले सिक्का बना लिया जाता था, फिर एक मोहर होती थी, उससे उसको ऊपर पंच करते थे, यानी दबाते थे। दबाते यानी उसको दबाते थे तो वो जो मोहर होती है वो उस पर छप जाती, इसलिए उनको पीट कर बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहते हैं। भारत में अगर आहत सिक्कों की बात करें तो मौर्य काल से आहत सिक्कों का प्रारंभ हुआ था। मौर्य काल के हमें सिर्फ आहत सिक्के ही मिलते हैं। तो इस कौन सा सिक्का है? आहत सिक्के, क्योंकि मौर्य काल में ही सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे। उससे पहले के हमें सिक्के मिलते हैं, लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं, उनकी हमें जानकारी विशेष रूप में नहीं मिलती, क्योंकि या तो वो पढ़ने लायक रहते हैं या उन्हें हम समझ नहीं पाते। पर मौर्य काल में आहत सिक्के हमें भरपूर मात्रा में मिले, जिनसे हम आसानी से पढ़ के पता लगा सकते हैं। आहत को दूसरा क्या कहते हैं? पंचमार, ठप्पेदार। यानी ठप्पेदार मैंने बताया आपको, एक मोहर होती थी, उसको उसके ऊपर ठोकते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठप्पेदार। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेख रहित, क्या है? रहित सिक्के हैं। सर्वप्रथम 1835 में जेम्स प्रिसेप ने आज सिक्के नाम दिए, यानी नाम किसने दिया? जेम्स ने। राजस्थान के सबसे प्राचीन आज सिक्के रेड टोंक से मिले हैं। रेड उत्खनन का काम किसने किया था? डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने। यहाँ से 3075 सिक्के, सर्वाधिक आज सिक्के मिले हैं। रेड को राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। भारत में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं से मिला है। रेड से प्राप्त सिक्कों में धरण या पण कहा जाता है। यह यहाँ से प्राप्त तांबे की मुद्राओं को गण मुद्राएं कहा गया है, जो मालवा मित्र शुंग वंशीय नरेशों से संबंधित माना गया है। सेनापति व इंडो सेसनियन वर्ग की है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपलब्धियों के साक्ष्य देता है। हमने पहले भी शायद इसके बारे में पढ़ा था, पहले प्रश्न आया था कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। प्रश्न वही है, खाली इसका स्वरूप बदल गया। यह आया है संख्या की अधिकारी 2021 में। बरनाला अभिलेख, आहड़ अभिलेख। देखिए आहड़ का अभिलेख किससे संबंधित है? मौर्य काल से। हर्षनाथ किससे है? हर्षनाथ मंदिर प्रस्तुति किससे है? चौहान काल से। कंसुआ अभिलेख, तो इसका उत्तर है बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख 278 ईस्वी जयपुर के अंत में भगवान विष्णु की वंदना की गई है। इसमें गर्ग त्रिरात्र का यज्ञ का संपादन भट्ट द्वारा तथा 90 गायों के दान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यानी ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है, जिसे राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो पुस्तक का लेखक कौन है? यानी इसमें यति ज्ञानचंद। यति ज्ञानचंद देखिए कर्नल जेम्स टोड का गुरु था। विलियम हंटर ब्लेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और क्लैट बर्ट। यानी इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? क्लैट बर्ट के द्वारा। व्याख्या कर्नल जेम्स टोड की यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का संपादन विलियम द्वारा किया गया। प्रकाशन 1839 में। क्लैट बर्ट कर्नल जेम्स टोड की पत्नी, यानी पत्नी का नाम है, किसका नाम है? कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है।
ठीक है, आज हमने देखा राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके बारे में चर्चा की, बात की। ये ज़्यादातर वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, दोहराए जाते हैं या आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।